आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या ये कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस प्रश्न के साथ जो कि सूची आधारित है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दी हुई है। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं इधर, उनको जो है अन्य किन नामों से जाना जाता था, ये आपको मैच करना है। तो चंद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स इसके नाम से जाना जाता था। बिंदुसार बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते थे और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। चाणक्य नाम होता था विष्णुगुप्त का, तो चाणक्य अन्य नाम क्या हो गया, विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा है अशोक का 13वां शिलालेख, तीसरा है दीपवंश जो कि एक ग्रंथ है, चौथा है दिव्यावदान। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अशोक का जो 13वां अभिलेख है, शिलालेख है, वहीं से पता चलता है कलिंग वार के बारे में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न क्या है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया। तो आपको बताना है कि वह सबसे पहले कहाँ गए, फिर उसके बाद में कहाँ गए। तो ये क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। ठीक है, तो अशोक जो है पहले लुम्बिनी जाते हैं, लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु, उसके बाद बोध गया, बोध गया मतलब ये बोध गया, उसके बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद श्रावस्ती और लास्ट में कुशीनगर। ठीक है, तो ये हमारा क्रम होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया, लुम्बिनी 4, उसके बाद कपिलवस्तु 2, उसके बाद बोध गया 1, उसके बाद सारनाथ 5, श्रावस्ती 6 और कुशीनगर जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यह क्रम था अशोक के भ्रमण का। अगला प्रश्न, देवनाम प्रिय, ठीक है, उपाधि धारण की थी। देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों है। ठीक है, अशोक ने और दशरथ दोनों ने जो है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में, ठीक है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको देखिए, महापद्मनंद, ठीक जी नहीं, इसने नहीं ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सही है, अशोक ने भी ध्यान दिया था। और चौथा क्या है, रुद्र दामन, ठीक, तो इसका नाम नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। तो धन देने की अगर बात की जाए तो ये चारों का नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था।
इसका कारण जो दिया जाता है वह है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो जी हाँ, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में इसलिए जोड़ा था क्योंकि जो कलिंग है वो दक्षिण भारत में आने के लिए एक स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को वो कंट्रोल साइट हुआ करते थे। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस वजह से अशोक ने उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है, पहला जो स्टेटमेंट है सही है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, तो ये तो बात सही हो गई। और सबसे पहले ब्राह्मणों को भू अनुदान की प्रथा का जो शुरुआत किया था वो सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, और भू अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट मतलब कि ए जो है सही और आर गलत है। अब कथन और कारण की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, तो ये तो बात सही है। ठीक है, तो ए सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ठीक, तो देखिए उसने अपनी सेना को जो है विघटित नहीं किया था, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। देखिए जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, राजनीतिक जीवन का वर्णन करता है। तो राजनीति शास्त्र पर आधारित किताब थी क्या? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो जी हाँ, ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो ये है कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ द्वारा जो लिखित राज तरंगिणी है उससे पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो यह शासन कर रहा था सीरिया से। तो यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, जो कि सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सेल्यूकस जो वो सीरिया का शासक था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकार सेल्यूकस पे ही था। तो सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर बहुत ज़्यादा जो है वो शक्ति अर्जित कर ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस जो इस समय सीरिया पर शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आकर टकराया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के बीच में जो है वो युद्ध होता है, लेकिन बाद में जो है वैवाहिक संबंधों की स्थापना होती है। ठीक, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? जैसा अभी हमने जो है बताया कि 305 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा ईस्वी नहीं है ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था? तो ये स्टेटमेंट था प्लूटार्क का, ऑप्शन नंबर सी। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोट्टस, ठीक है, सेंड्रोकोट्टस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो ये है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी।
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, तो वह कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था? तो जी हाँ, ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र का राज्यपाल उसने बनाया था वैश्य गुप्त को। ठीक है, वैश्य पुष्य गुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे, ठीक है, सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? यहाँ से आप जो है, चूंकि ये चैप्टर ही मौर्य काल का है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। चाणक्य का अन्य नाम क्या? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोट्टस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ठीक है, तो वह कौन सा शख्स है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने की बात का जो है उल्लेख करता है? तो ये है जस्टिन। क्या? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? ये भी एक विचित्र कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो ये अपना अंतिम जो टाइम पीरियड होता है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत करते हैं और यहीं पे अपने प्राण की जो है वो त्यागते हैं। ठीक है, संलेखना विधि अपनाकर। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक, तो ये है अशोक का रुम्नीदेई अभिलेख, ऑप्शन ए। अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है? देखिए फिर वही उसी तरीके का प्रश्न है, बुद्ध के जन्म स्थान से, ऑप्शन ए। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन ही है, यह है रुम्नीदेई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अपने शासकीय वर्ष के 20वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? तो ये था प्राकृत, वह स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ठीक, तो ये है अनुराधापुर। कहाँ? अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप का, ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद, ऑप्शन ए। कालसी प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, अशोक के शिलालेख के कारण। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, यह जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? जी हाँ, 13वें शिलालेख के द्वारा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? ठीक, तो ये बहुत ही जो है आश्चर्य वाली बात है। यह देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका से जो है कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन होगा, तो ये क्या हो गया? श्रीलंका। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। क्या? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? ठीक है, तो अल्प व्यय और अल्प संग्रह जो है मतलब किस शिलालेख में अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना गया है? तो ये है 7वां शिलालेख। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अशोक का द्वादश शिलालेख, ठीक है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, धार्मिक उदारता तो का जिक्र तो किया ही गया है, मतलब कि 12वें शिलालेख में। इसके साथ में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की भी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अशोक स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अशोक के जो स्तंभ हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो केवल ब्राह्मी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो ये है द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो किसका उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये है सातवाहन वंश का। अशोक का समकालीन तुरमय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का जो समकालीन है तुरमय, वह कहाँ का राजा था? तो तुरमय राजा था मिस्र का। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें 5 यवन मतलब कि ग्रीक शासकों का उल्लेख मिलता है। एक है एंटियोकस सेकेंड जो कि सीरिया का शासक था। दूसरा टालमी फिलाडेल्फस सेकेंड। तुरमय मिस्र का शासक था। मगस सीरियन शासक था। एलेक्जेंडर एपिरस। पांचवा एंटीगोनस गोनाटस मकदुनिया का। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? ठीक है, वह राजधर्म था। ठीक है, कहाँ का? फ्लिट, ऑप्शन ए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ठीक, ये भी जो क्वेश्चन है वो काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था जिसके सदस्यों की संख्या होती थी। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें सदस्यों की संख्या क्या थी। तो ये था ऑप्शन बी 30। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 लोगों की 30 सदस्यों की समिति के द्वारा जो है संचालित हुआ करता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। तो यह संबंधित है मार्ग निर्माण से। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ठीक है, समापा की बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा है उसको जो है जौगढ़ से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ठीक है, आपको बताना है कि सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था। ये है तुसास्प। ठीक है, क्या? तुसास्प, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो जाहिर सी बात है मौर्य काल से संबंधित ये प्रश्न है, तो ऑप्शन आप ऐसे ही पकड़ लेंगे, ऑप्शन बी मौर्य। मौर्य काल में दंड विधान थे, ठीक है, कैसे थे? कठोर दंड विधान था कि अत्यंत नरम था, काफी लचीला था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, मौर्य काल में जो दंड विधान था, ठीक, जो पनिशमेंट थी वो काफ़ी कठोर थी। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? ठीक है, कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो ऑप्शन ए तक्षशिला, तोसले और उज्जैनी। ठीक है, तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे दो धान्यागारों का निर्माण का उल्लेख मिलता है जिसका संकट काल में उपयोग किया जा सके। तो यह है सोगौरा ताम्रपत्र। अच्छा, अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध था, तो सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो जी हाँ, यह है कृषि से। अब हम और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल से 27, मौर्य काल में जो है 27 अध्यक्षों का जो है वर्णन मिलता है, जिसमें जो कुछ प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। लक्षणाध्यक्ष, यह मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होता था और इसे सिक्के जारी करने का अधिकार था। ठीक है, तो करेंसी इशू करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष को होता था। पौतवाध्यक्ष, यह माप तौल से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। अकराध्यक्ष, यह खानों से संबंधित होता था। सीताध्यक्ष, यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विविताध्यक्ष क्या? चारागाहों का अध्यक्ष। सोनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। ठीक है, तो बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होगा वो उसको किस नाम से जानते थे? सोनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष क्या है? वेश्याओं का निरीक्षक। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। क्या? तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन? मुद्राध्यक्ष। सार्थवाह, ठीक है, सार्थवाह, यह प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक, तो सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह बोला जाता था। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अदेवमात्रिक भूमि क्या होती थी? तो वह भूमि जिसे बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ठीक है, तो वर्षा के पानी की जरूरत न पड़े, ऐसी भूमि को अदेवमात्रिक भूमि कहते थे। द्रोण एक माप थी। ठीक, ये जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शन में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो द्रोण एक माप थी किसके लिए? अनाज के लिए, ऑप्शन बी। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस आया था। कौन? डायमेकस, ऑप्शन डी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जी हाँ, ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। सांची का स्तूप बनाने का श्रेय जो जाता है वो अशोक को जाता है, ऑप्शन बी। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, आपको बताना है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ क्या है? लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन ए। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि शिशुपालगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? ठीक है, तो महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो यह है महानंदिन, ऑप्शन डी।
नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ऑप्शन बी। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में तक्षशिला से के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार, ऑप्शन डी, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए, ये 3 वर्ग के लिए जो खुला हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मौर्य काल से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।